मुझे ये भी मेरे सामने, हम एक प्रोफेसर के पास पढ़ने जाते थे तो मैंने ये भी देखा है कि नकाब लगा के पर्सन वो आता है प्रोफेसर के, वो हिंदू प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर के सामने अपने पिस्टल रख देता है उसके सामने। मगर मेरे फादर ने देख लिया कि ये सीरियसली लेने वाली बात है, तो उसने बोला कि उन्होंने बोला है, तो मैं फिर रात को मुझे उन्होंने भेजा, मैं रात को बस स्टैंड पे था, तो सवेरे फर्स्ट जो पहली बस थी जम्मू के लिए, मैं उस बस में निकल गया जम्मू। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं जा रहा था, जब मैं बस स्टैंड पे था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब बस स्टैंड पे था तो वहाँ सीआरपी के कुछ लोग खड़े थे गन लेके। तो मैं अभी भी वो बात भूल नहीं सकता हूँ कि मेरे को एक सीआरपी वाले ने बोला, जा रहे हो? मैंने कहा सर आपके हवाले है सब। ये मेरा डायलॉग है, उसको मुझे अभी भी याद है। तो उसका ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि लेह जो है उनके साथ हमेशा क्योंकि मैं JNK में रहा हूँ, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। तो हमेशा उनके ऊपर, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग उनके ऊपर कश्मीर की पॉलिसीज लेह पे ठोकते गए। बुद्धिस्ट हैं, उसमें करगिल जो है, करगिल मुस्लिम है। लेह में 2 प्रोविंस है, लेह एक पूरा स्टेट अगर हम मानेंगे, उसमें एक करगिल है, लद्दाख है। लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, और करगिल में मुस्लिम मेजॉरिटी है। मगर करगिल हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा जब JNK और लेह इकट्ठे थे, तो कश्मीर के जो भी लीडर्स थे, तो लेह लद्दाख के ऊपर या करगिल के ऊपर उन्होंने ज्यादा वो अपनी जी पॉलिसी उनके ऊपर थोपते रहे। तो जो भी मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हो या कोई सेक्रेटरी हो, तो उनकी लेह के ऊपर हमेशा वो अपनी बातें करते थे। तो लेह वाले हमेशा दबे रहते थे, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी लेह में रहा हूँ, मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, मैंने देखा है वहाँ पर। मेरे फादर फाइनेंस डिपार्टमेंट, JNK फाइनेंस डिपार्टमेंट थे। गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको एटलीस्ट अगर आप 30 साल 40 साल पहले से देखें, तो आपको एटलीस्ट 10th या उसको उस टाइम FA पास बोलते थे, FA पास। तो ये पास होके आपको फिर गवर्नमेंट जॉब मिलता था। अगर आप पढ़े ही नहीं हो तो फिर कैसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसमें अब कश्मीरी हिंदू जो थे वो, उनका और कोई काम नहीं था, या तो वो पढ़ते थे या पढ़ाते थे। यही 2 काम थे उनके। ना वो शिकारा चलाना जानते थे, ना वो कोई और काम जानते थे। उनके 2 ही काम थे। आप कहीं भी देखो, कश्मीरी हिंदू जो है उनका 100% या 100% लिटरेसी रेट है। पूरे सब के सब कश्मीरी लोग, पंडित जो हैं, वो सब पढ़े लिखे होंगे। वो चाहे 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो। अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी पंडित बिखरे हुए हैं, बड़ी अच्छी पोजीशनों पे हैं। तो कभी या तो डॉक्टर मिलेंगे या इंजीनियर मिलेंगे या काफी अच्छी पोजीशन पे मिलेंगे। तो वो, और हमारा ये बचपन से ये था, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही बताया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। तो हमारा और कोई काम नहीं था, पढ़ाई लिखाई। मैं एक लोकल फुटबॉल टीम में फुटबॉल प्लेयर था, जो हमारी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम थी, वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। पाकिस्तान का आप एक्चुअल बॉर्डर आप देखें तो जम्मू से नजदीक है। पठानकोट से आप पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं, मगर बडगाम से आपको माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे अगर आपको पाकिस्तान बॉर्डर देखना है। जम्मू से नजदीक है, जम्मू से पठानकोट से आप पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं। मैं फुटबॉल टीम में था और मैं ट्यूशन भी करता था। तो उस टाइम वो हिट लिस्ट बनाते थे। वो मैं क्या बताऊं, वो जो कॉलेज स्टूडेंट या जो यंग जनरेशन जो है, तो वो पिस्टल दिखा, गन दिखा, तो वो होता है। वो उन दिनों रैम्बो की फिल्में भी आती थी, तो वो अपने आप को सब अपने आप को रैम्बो। तो मुझे ये भी, मेरे सामने, हम एक प्रोफेसर के पास पढ़ने जाते थे, तो मैंने ये भी देखा है कि नकाब लगा के पर्सन वो आता है प्रोफेसर के, वो हिंदू प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर के सामने अपने पिस्टल रख देता है उसके सामने, और पिस्टल उठा के कुछ नहीं करता है, पिस्टल जो दिखाता है वो निकल जाता है। तो ये है कि उसको उस एज में रहता है, सब में रहता है, अपने आप को हीरो समझने का टीनेज वो था। दिखा के गया तो डराने के लिए या क्या करने के, उसके पास पिस्टल मिल गई तो दिखाना है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, जो कश्मीरी लोकल मुस्लिम
अनटिल 86 तक अगर वहाँ पे कश्मीर में अगर कहीं लड़ाई होती थी या किसी को खून आ जाता था लड़ाई में, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। किसी को पत्थर से लगा या किसी को जोर से मुक्का मारा या खून आ गया तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती। हमने गन देखा ही नहीं था 86 तक। तो वो मैं कह रहा हूँ कि वही मुस्लिम्स के साथ भी और हिंदूज के साथ भी, हिंदूज तो और भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जब होती है, जब लोग पढ़ते हैं तो उनकी वो दिमाग में ऐसा होता है कि देखिए वो पहले सोचते हैं और बाद में करते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो वो पहले करता है फिर सोचता है। तो कश्मीरी पंडित के साथ ये था कि वो सोचते हुए करता ही नहीं था कुछ। तो ये था हाल। तो 86 तक ये हाल था कि कहीं पे भी कुछ भी छोटा मोटा लड़ाई होता तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मगर 86 के बाद वो पूरा चेंज हो गया आज तक। मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब घर आया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि पड़ोस के अंकल ने, वो भी मुस्लिम हमारे पड़ोसी थे, उसने मुझे कहा है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि मैं भी 17-18 साल का था तो मैं घूमता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं ट्यूशन करता था, मैं जाता था इधर। मैंने ये मिलिटेंसी सीरियसली नहीं ली थी क्योंकि मैं भी जवान था, मैंने सीरियसली नहीं लिया था इसको। मगर मेरे फादर ने देख लिया कि ये सीरियसली लेने वाली बात है तो उन्होंने बोला है। तो मैं फिर रात को मुझे उन्होंने भेजा, मैं रात को बस स्टैंड पे था तो सवेरे फर्स्ट जो पहली बस थी जम्मू के लिए, मैं उस बस में निकल गया जम्मू में मेरे अंकल थे तो मैं अपने अंकल के घर गया। नहीं, जम्मू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मेरी सिस्टर मेरे से पहले ही निकल गई थी क्योंकि जो 19 जनवरी को जो मास प्रोटेस्ट, लाखों लोग जो सड़कों पे आए थे, वो रात मुझे अभी भी याद है। मैं और मेरी सिस्टर अपने छत पे बैठे रहे, हमारी वाटर टैंक है। मैंने ये प्लान बनाया था कि अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी सिस्टर को वाटर टैंक में रखेंगे। तो वो 19 जनवरी की जो रात थी, वो जैसे ही सवेरे हो गया, रात भर बैठे रहे वही अपने छत पे। सर्दी था, जान भी तो प्यारी थी। फादर मदर ने बोला आप वहीं रहो, जो होगा देखा जाएगा, मगर आप वहीं रहो। गोलियां ऐसे वो हवा में फायर हो रहे थे उनके। हमारा मकान मेन रोड पे था, मेन रोड पे हमारा मकान है। तो हम देख सकते थे अपनी खिड़की से कि लोग AK-47 से हवा में फायर कर रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वो निज़ाम मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा होगा या यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो ये सब मैं देख रहा था, मैं अपनी छत से देख रहा था। तो हमने ये प्लान बनाया था कि कुछ हो जाए तो देखेंगे क्या करेंगे उस टाइम। नेक्स्ट डे फिर हमने मेरी सिस्टर को हमने जम्मू भेज दिया अपने अंकल के पास। पहले मेरी सिस्टर जम्मू चली गई, उसके मे भी 15-20 दिन बाद जब मेरे फादर को मेरे नेबर ने बताया कि हो सकता है इसके ऊपर हमला हो, तो उसके 15-20 दिन बाद मैं भी निकल गया। मैं बता रहा हूँ कि जो UPA की सरकार थी उन्होंने भी काम किया, उन्होंने भी काफ़ी स्टेप्स लिए, मगर वो स्टेप्स क्योंकि उनकी कोalition गवर्नमेंट थी, उनकी अपनी मजबूरियां थी, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स था, उन्होंने एक्शन लिया मगर वो एक्शन उतना फोकस्ड नहीं था। मगर BJP ने जो एक्शन लिया, जो NDA ने एक्शन लिया, वो काफ़ी फोकस्ड था। उन्होंने जो 370 हटाने का बोला, पूरा आर्मी को फ्री हैंड दिया। हमारी आर्मी जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं जा रहा था, जब मैं बस स्टैंड पे था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जब बस स्टैंड पे था तो वहाँ CRP के कुछ लोग खड़े थे गन लेके। तो मैं अभी भी वो बात भूल नहीं सकता हूँ कि मेरे को एक CRP वाले ने बोला जा रहे हो, मैंने कहा सर आपके हवाले है सब। ये मेरा डायलॉग है, उसको मुझे अभी भी याद है। तो उसका डायलॉग था जा रहे हो, वो मेरा डायलॉग था आपके हवाले है सर। ये आप देख सकते हो कि उसके फीलिंग्स और मेरे फीलिंग्स। वो भी CRPF अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ बैठा है गन लेके, और इतनी खराब हालत में, और मैं छोड़ रहा हूँ अपने स्टेट को और मैं उसके हवाले कर रहा हूँ अपना स्टेट। और जस्ट आप देख सकते हैं कि क्या है, और वो मेरी तरफ देख रहा है कि मैं बस में चढ़ रहा हूँ और निकल रहा हूँ। नहीं, हम अपने घर से कुछ दूर प्लेग्राउंड है जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, सब लोग, ये ऐसा नहीं है हम मुस्लिम हिंदू सब इकट्ठे खेलते थे। हमारी एक टीम हुआ करती थी
उसमें मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे। तो हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते खेलते हमने देखा कि मेन रोड पे 15-20 जीपें जा रही हैं और उसमें ब्लैक कैट कमांडोज बैठे हुए हैं। तो जैसे ही सबने देखा, मुझे तो डर नहीं लगा, मगर जितने भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे सबको डर लग गया, सब भाग गए वहाँ से। पूरा ग्राउंड जो था वो खाली हो गया, बस हम ही 4-5 हिंदू लोग, हम हिंदू लड़के थे। तो हम भी फिर धीरे धीरे निकलने लगे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। तो जैसे वो 15-20 जिप्सीज थी तो निकली, तो फिर वो जब खेल खत्म हो गया तो मैं घर पहुंचा। तो घर पे फिर मुझे पता चला कि क्योंकि हमारा घर जो है एयरपोर्ट जहाँ पे है वो कोई 8-10 किलोमीटर है वहाँ से, हमारा घर जहाँ पे था। घर जाके फिर पता चला मुझे कि फायरिंग हुई है, कुछ एयरफोर्स के लोगों को मारा गया है। उस टाइम 89 में आर्मी सिटी में नहीं थी, आर्मी बैरक्स में थी और बॉर्डर पे थी। आर्मी को ये काम नहीं दिया गया था। यहाँ जेके पुलिस थी और थोड़ा बहुत सीआरपीएफ वीआरपीएफ हैंडल कर रही थी। वहाँ के टेररिस्ट को लगा था कि 2 दिन में कश्मीर अलग हो जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि सीआरपीएफ और जेके पुलिस इसको हैंडल कर पाएगी। तो दोनों तरफ से ये गलतफहमी थी। कश्मीर में पैसा पाकिस्तान से आता था। हमारा तो JNK में कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो था वो बेच दिया। हमारा उस टाइम जो प्रॉपर्टी था, काफी अच्छी जमीन थी हमारी, तो वो हमने बहुत कम रेट में बेचा। और आपका घर अभी उधर है नहीं? नहीं, अब नहीं है, हमने वो बेच दिया। रेट भी बहुत कम मिला, मगर क्योंकि वो बर्फ से उसका छत वत सब गिर गया था, तो 1-2 साल में तो वहाँ कुछ घर भी दिखता नहीं। तो कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया वहाँ से, मुस्लिम जो थे, उन्होंने बोला अगर आप बेचना चाहते हो तो बेच दो। तो हमने फिर बेच दिया, मेरे फादर ने बेच दिया। पिक्चर में दिखाया गया एक ड्रम में आदमी को मारता है, वो किधर हुआ था? वो भी कश्मीर में हुआ था और वो सच में हुआ था, और वो सच्ची स्टोरी। उसको ये मुझे आइडिया नहीं है क्यों, मगर वो टारगेट था। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं टारगेट था, वैसे ही वो भी बेचारा टारगेट था। वो बचना चाहता था, वो अपने आप को छुपाया उसने, मगर पड़ोसी जो उसका था उसने गद्दारी। ये कुछ स्टेट्स हैं जो टूरिज्म के हिसाब से, जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, पहाड़ी है, वो फॉरेस्ट लैंड ये लोगों के लिए नहीं है, ये फॉरेस्ट लैंड को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर मान लो हिमाचल में अपार्टमेंट बनने लगे तो हिमाचल तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो वो फॉरेस्ट लैंड और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये सब चीजें, जैसे दार्जिलिंग है, मुन्नार है, तेकड़ी है। हिमाचल में आर्टिकल 370 नहीं है, उधर कुछ और आर्टिकल है जिसमें लोग रह सकते हैं, मगर उनको जमीन खरीदना अलाउड नहीं है आउटसाइड ऑफ हिमाचल। इसलिए नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड है, हिली एरिया है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। सेम थिंग JNK में भी ऐसा ही है, होना चाहिए कि जो, क्योंकि वहाँ पहाड़ हैं, लेक्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उसको बचाने के लिए अगर ये आर्टिकल होता तो ठीक था, मगर इस आर्टिकल को गलत नजर से उन्होंने यूज किया। हाँ, उसमें जो भी उन्होंने रखा है, उसमें जो लड़कियां हैं, JNK की लड़कियां हैं, वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था आर्टिकल 370। अगर कोई लड़की अगर बाहर के लड़के के साथ शादी करेगी तो उसका JNK में प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती उसको। तो ये लड़कियों के लिए ये आर्टिकल 370 जो वुमेन पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत गलत आर्टिकल था ये। अभी जो आर्टिकल 370 है, इसमें कश्मीरी लड़की है, उस लड़की के लिए नाइंसाफी है। अभी आप मान लीजिए, चाहे मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़की हो जो कश्मीरी हो, अगर उसके फादर, उसके पिताजी ने एक मकान बनाया या उनके पास कोई ज़मीन है और उसमें वो चाहते हैं कि उसकी लड़की को थोड़ी ज़मीन मिले या अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिले। अब ये आर्टिकल 370 जो था उसमें ये लिखा था कि अगर वो लड़की जो कश्मीरी है, अगर वो कश्मीरी लड़के से न शादी करके किसी लड़के से जो बाहर का हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो ईरान से हो, टर्की से हो, अफगानिस्तान से हो, हिमाचल से हो, मुंबई से हो, तमिलनाडु से हो, अगर उससे शादी करेगी तो उसको उस प्रॉपर्टी में
जो उसको था दिया था फादर ने, तो वो नहीं मिलेगा। अभी आप ये देख लो, अगर किसी फादर ने लड़की के लिए कुछ हिस्सा रखा है और वो फादर चल बसे, मर गए, और वो लड़की गरीब है और उसने शादी की है किसी, मैं मानता हूँ, चलो मान लो उसने दिल्ली वाले से या कर्नाटका से, उसने चलो मान लो किसी ईरानी से शादी कर ली, तो और वो ईरानी जो है अगर वो मर गया, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, वो लड़की ने किसी ईरान के लड़के से, मुस्लिम लड़के से शादी की और वो ईरान और इंडिया में रह रही है, चलो दिल्ली में रह रही है या कश्मीर में रह रही है या कहीं पे रह रही है, तो अगर वो ईरानी लड़का, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, अगर वो मर गया, इस आर्टिकल 370 में वो लड़की तो बर्बाद हो गई, क्योंकि कश्मीर में उसको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए मैं पिछले 8 साल में मैं बता रहा हूँ, पिछले 8 साल में आप ये देखिए कि कितना चेंज आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किलिंग्स खत्म हुई है, किलिंग्स खत्म नहीं हुई है, मगर अभी की गवर्नमेंट, पहले की गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा काम किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काफी मिलिटेंसी के ऊपर रोक रखा, मगर वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहे। उनकी कुछ और मजबूरियां थी, कोalition गवर्नमेंट थी, वो था ये था, और वो मैं नहीं मानता कि वो पूरे सक्सेसफुल रहे। और मैं करंट गवर्नमेंट जो है वो भी पूरी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये टेररिज्म है, आइडियोलॉजिकल। ये अभी वो टेररिज्म, एक टेररिज्म होता है और एक आइडियोलॉजिकल टेररिज्म होता है। जब आप आइडियोलॉजिकल टेररिज्म से लड़ते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 4 टेररिस्ट को मारोगे और सिचुएशन ठीक हो जाती है, ये नहीं होता। अब जो अच्छी चीज जो इतने 8 साल में हुई है, पहले तो मैंने बोला 370 हट गया, वो अच्छी बात हुई। उसमें क्या है कि बाहर के लोग वहां पे देख रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें, लोगों को कुछ कारोबार मिले, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रीज मिले, ऐसी फैक्ट्रीज हो कि जिसमें पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट खराब ना हो, और लोग जो हैं, जो बेकारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको काम मिले, वो अच्छी बात है। अब दूसरा ये है कि जो लोकल पुलिस है, जो बीजेपी, जो एनडीए की सरकार ने, उन्होंने लोकल पुलिस को काफी अच्छे गैजेट्स दिए हैं, काफी अच्छा उनका मोटिवेशन है, और उन्होंने काफी अच्छा नेटवर्क, जो आईबी नेटवर्क है, वो JNK में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेटवर्क उन्होंने किया। उससे क्या होता था, पहले, आज से 5-6 साल पहले, जो पहले पाकिस्तानी टेररिस्ट काफी थे, वो इन्फिल्ट्रेट होके आ जाते थे और वो फिर हमारी आर्मी पे, CRP पे, BSF पे हमला करते थे। मगर अगर आप देखें पिछले 4-5 साल से आर्मी पे या BSF पे उतने हमले नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी कामयाबी हमारे फोर्सेस ने, हमारी गवर्नमेंट ने किया है, जिससे जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे वो खत्म हो गए। उसके बाद पाकिस्तान में तो जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि उनके पास खुद के लिए पैसा नहीं है, तो वो मिलिटेंसी को कहाँ पैसा देंगे, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तानी, जो जिनको वो पैसा देके मर्सनरीज को बेचते थे, वो कम हो गए। और कम हो गए क्योंकि पहले तो जो विजिलेंस थी बॉर्डर पे वो काफी अच्छी हो गई है, तो जैसे ही वो एंटर करते थे मारे जाते थे, तो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स कम हो गए। फिर उन्होंने, जो मेरा अनुमान है, मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, AK-47 तब भी आता था, उसके बाद भी आया, मगर पहले पाकिस्तानी मिलिटेंट्स काफी आते थे। वो अफगानिस्तान से ट्रेनिंग करके या पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते थे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, वो भी है, मगर जो बॉर्डर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नजरें रखी हैं सैटेलाइट से, तो जो इन्फिल्ट्रेशन है वो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, जो पाकिस्तानी में जितने भी लोग ये चला रहे हैं, उन्होंने कश्मीरियों को बुलाया है, हमारा आना मुश्किल हो रहा है, नामुमकिन है, आपको खुद चलाना है, जो भी अभी तक हथियार आए हैं उनसे आप चलाओ। वो भी कुछ देर, 1-2 साल वैसे भी चला। उसमें भी हमारी IB, जो JNK की IB है लोकल, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने पिन पॉइंट करके, आपने देखा होगा कि कितने लोकल कश्मीरी मिलिटेंट भी कितने मारे जाते हैं। काफी अच्छा IB का रोल है कि पिन पॉइंट करके मिलिटेंट को अलग करके
खत्म करते, एलिमिनेट कर देती है आर्मी। तो वो भी हो गया। अब जो दौर है, क्योंकि वो अब लोकल मिलिटेंट भी मेजॉरिटी, आई मीन 200 से 250 लोकल मिलिटेंट मारे गए हैं। अब जो बचा है वो है, अब उनके पास AK-47 भी है या नहीं है वो भी पता नहीं, मैं नहीं बता सकता, मगर है नहीं। ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ.